अच्छा, गुड मॉर्निंग। हमने कहाँ तक कर दिया था? सब्स्टिट्यूशन हो गया था। जहाँ तक तुम्हें याद हुआ है ना, मैंने 3.3 तक तुम्हें करने के लिए बोली थी। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन तक बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ग्राफिकल हमने देख लिया था। 3.2 भी हो गई थी, और मैं बताता हूँ कहाँ तक हो गया था। 3.3 भी हो गई थी, मतलब मैंने करवाई नहीं थी, करेंगे, ठीक है। तो मैं होमवर्क दिया था मैंने, करेंगे अभी। हाँ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 3.4.2 ये शुरू करते हैं आज। ये एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं? देखो, एलिमिनेशन राउंड होता है, तुम देखते हो कि जैसे इंडियन आइडल देख लो या कोई भी डांस का शो देख लो, तो होता नहीं है, उसमें बोलते हैं कि अब एलिमिनेशन राउंड हो गया। मतलब अब कोई पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट जो है वो छोड़ के चला जाएगा, है ना। यानी 10 लोग हैं, 10 में से एक को जाना पड़ेगा घर, ठीक है। ऐसा कुछ एलिमिनेट करना, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 11 देखो। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7, ठीक है। दो लोगों की रेशियो है, और एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज़ 4:3। क्या बोला कि इनकम जो है वो 9:7 है, 9:7 है, मगर जो खर्चे हैं ना उनके उनके 4:3 है, ठीक है। 9, जिसकी 9:7 इनकम है, इसमें 9 वाले की ज़्यादा इनकम होगी, तो उसके खर्चे भी 4 हैं, यानी बड़े हैं थोड़ा, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2,000 रुपये पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। दोनों जो हैं 2,000 रुपये बचा पाते हैं हर महीने, तो उनकी मंथली इनकम बता दो कितनी कितनी है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सिंपल है। हम मान लेते हैं कि एक की मंथली, देखो इसमें लिखा है, लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x एंड 7y, सॉरी 9x एंड 7x, ठीक है। मान लेते हैं कि उनकी इनकम जो है वो x की टर्म्स में है, ठीक है। एक की 9x है, दूसरे की 7x है, यानी इतना कमाते हैं वो हर महीने, मगर खर्च करते हैं तो फिर वो 4y और 3y रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो वह इक्वेशन क्या बनेगी कि 9x - 4x जो होगा वो 2000 होगा। 9 में से 4 क्यों माइनस करा? क्योंकि ये एक आदमी की इनकम है ना। 9x एक की थी इनकम, वो और कितने रुपए खर्च करता था वो? 4y रुपये। तो 9x - 4y भी 2000 है, और 7x - 3y भी 2000 है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आम जिंदगी से बेस्ड है कि लोग क्या करते हैं, कमाते ज़्यादा हैं, खर्च कम करते हैं, सेव करते हैं ना। तो ऐसे ये बचाते बचाते 2,000 रुपये हर महीने बचा रहे हैं। अब स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। ध्यान से समझना, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली इक्वेशन को, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी इक्वेशन को। क्यों करा? क्योंकि y के सामने 12 आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। एक बार सेम नंबर आ जाते हैं तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। देखो, अब नीचे क्या हुआ, 27x - 12y = 6000, और 28x - 12y = 8000, है ना। तो -12y 2 बार आ गया, यही हमें चाहिए था। और समझ में आया कि हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा और 4 से नीचे वाले में क्यों करा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 9 से कर दो, मगर 7 और 9 बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। हम छोटे वाले लेंगे जिससे दिक्कत कम हो, तो वही करा हमने। और अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का कारण क्या होगा? 12y से 12y कट जाएगा, फिर x का आंसर आ जाएगा, x = 2000, यानी x की वैल्यू 2000 है, तो y की वैल्यू अभी आ जाएगी, जो आ गई हमारी 4000, ठीक है। तो अब ये आंसर पूरा नहीं हुआ है। देखो, आंसर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप आंसर नहीं बताओगे। उतना नहीं छोड़ना। एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ी पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे कि उनकी इनकम कितनी है भाई। तो इनकम कितनी होगी? 2000 तो एक्स की वैल्यू है ना। हम उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हो जाएगा, क्योंकि 9:7 था ना। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 14 आ जाएगा ना, 14,000। यानी एक जो है 18,000 रुपये कमाता है एक महीने के, और दूसरा है 14,000 रुपये कमाता है एक महीने के, ठीक है। वेरीफाई भी करके देख लो।
बस वैल्यू तो डाल के देखनी है, चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो एलिमिनेशन में क्या हुआ, हमने क्या करा, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल के सामने जो कॉफिशिएंट है ना उसको सब बराबर लाना पड़ता है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, उसमें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, मगर एक ही नंबर से करना है ना, तो बात बराबर रहती है। ठीक है, बात दोनों साइड करोगे तो बराबर, इक्वल टू के दोनों साइड करोगे तो बात बराबर रहती है। ठीक है, स्टेप्स लिख रखे हैं यहाँ पे। रिमार्क है, द मेथड यूज इन सॉल्विंग द एग्जाम्पल ऑफ इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं। सही बात है। 12 - 12y कट गया ना आपस में, क्योंकि सपरेट करा था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक -12y था, दूसरा +12y था, दोनों आपस में कट गए थे। तो स्टेप 1 क्या है, देखो पहले तो हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट को बराबर लाना है कोई से भी। ऐसा मत सोचना कि मैंने वाई के ही क्यों करा, एक्स का भी तो कर सकते, हाँ कर सकते थे, है ना। अब आप बताओ, पूरी इक्वेशन को 7 और 9 से मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा दिक्कत होगी या 3 और 4 से? 3 और 4 आसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो यही थे 4 स्टेप हमारे। पहला काम होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तीसरे इक्वेशन को सॉल्व कर दो एक्स के टर्म में या वाई के टर्म में, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दो वाई और एक्स के टर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में। एक और देख लो, चलो ये दे रखे हैं 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, है ना। अब आप बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ। इसमें तो देखो नीचे वाले को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा, 4x और 4x बराबर हो गए, है ना। इसका मतलब काम हो गया हमारा। हमें एक नंबर को बराबर करना होता है, बस कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे देखो क्या लिखा है, स्टेप 1 क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, सिर्फ बताने के लिए कि 1 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो 4x + 6y = 16 हो गया, है ना। 3 × 2 = 6 होता है, 8 × 2 = 16 होता है, बस फिर आगे। स्टेप 2 देखो, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, गड़बड़ सी हो गई कुछ, देख रहे हो, 4x और 6y दोनों सेम सेम आ गए, और इससे क्या हुआ, 0 = 9 आ गया। ये तो गलत है भाई, इसका मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एग्जाम्पल 13 कह रहे, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, बोल रहे हैं सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके 9 तक तो एक डिजिट का नंबर हो गया, है ना। 0 से लेके 9 तक एक एक डिजिट के हो गए। उसके बाद 10 से लेके 99 तक, 99 तक, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर इन्हीं के बीच में आने वाला है। फिर कह रहे हैं कि उस नंबर को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा, सॉरी उसके उल्टे से प्लस करा, तो आंसर आया हमारा 66, है ना। प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐड कर रहे हैं ना, सम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 12 था, तो 12 में मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 पता है क्यों हुआ, 2 को मैं आगे ले आया, 1 को पीछे, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो उसके रिवर्स से प्लस करने पे 66 आ रहे हैं। और इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी डिजिट जो है उनके बीच में डिफरेंस है 2 का। जैसे मान लो 53 है, 53 में 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। या 35 है, उसमें भी 2 का डिफरेंस है ना। तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो आप बताओ कि कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका जो ये सेटिस्फाई कर रहे हों। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, हम मान लेते हैं कि देखो अब यहाँ पे 10th और यूनिट डिजिट आनी चाहिए समझ में। तो मान लेते हैं एक नंबर जो है वो 10x + y है। टू डिजिट नंबर की यही खास बात होती है कि वो 10x + y होता है। जैसे कोई सा भी नंबर बोलो 2 डिजिट होना चाहिए। 99 ले लेते हैं, 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 - 9, है ना, 90 + 9। तो 90 कैसे आया, 9 × 10 आया। तो वो 9 और पहले वाला 9 वो एक्स और वाई की वैल्यू थी।
ठीक है, तो ऐसे हमने 10x प्लस वाई ले लिया। अब बोल रहे हैं कि 10x प्लस वाई का उल्टा क्या होगा, 10y प्लस एक्स, है ना, ये देखो नीचे। तो 10x प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66, यानी 11x प्लस वाई आ गया 66, यानी क्या x प्लस वाई आ गया 6। देखो दो नंबर को जोड़ रहे हैं 6 आ रहे हैं, दो नंबर को घटा रहे हैं 2 आ रहे हैं। ये 2 कैसे आया, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 2 नंबर क्या होंगे, एलिमिनेशन लगा दो। यहाँ तो ऐड करने पे ही एलिमिनेट हो जा रहा है ना, x से x कट जाएगा। और आ, तो अगर देखो दो केस दिख रहे हैं आपको, x माइनस वाई 2 होगा या y माइनस एक्स 2 होगा, है ना। अब हमें पता नहीं है कौन बड़ा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि -2 भी हो सकता है ना आंसर। इसलिए हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि x माइनस वाई भी बड़ा, x बड़ा भी हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। तो जो भी है हम दो केस लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 है अगर, तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो x4 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, तो हमें 42 मिल जाएगा, है ना। एलिमिनेशन से आते ही आपको करना। और अगर y माइनस एक्स 2 है तो फिर वो 24 आ जाएगा, 42 और 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हैं, एक 42 है, एक 24 है। तो वेरीफाई भी कर लो भाई, 42 में 24 जोड़ो 66 आता है, 4 माइनस 2 2 होता है, और 24 में 42 जोड़ो तो भी 66 होता है, और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। चलो ऐसे ही तुम्हें एक्सरसाइज 3.4 भी करनी है, ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो इनको इनको क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब इसमें वर्ड दे रखे होते हैं और हमें प्रॉब्लम, हमें इक्वेशन खुद बनानी होती है, ठीक है। तो हम जितना अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे इतने साल पढ़ा है सोनू नीरू से, इतने साल पढ़े हैं ना, ऐसे देखेंगे, ठीक है। हम इसको सब डिस्कस करेंगे, पहले तुम खुद ट्राई करना। देखो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक तो हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है एलिमिनेशन मेथड, अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये सब क्या क्यों कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। एलिमिनेशन पे फिर आ गए, थोड़ा रुकना। एक तो यहाँ चिड़िया जो है वो चींची कर रही है ना, आवाज़ आ रही होगी, यहीं पे कर रही थी बहुत देर से, अब दूर चले गई, अच्छी बात है। आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आते हैं, ठीक है। ज़्यादा आगे निकल गया, हाँ। सो फार यू हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड। अभी तक 3 मेथड देख चुके हैं हम, है ना, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब आते हैं हम मोर एल्जेब्राइक मेथड टू सॉल्व, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा एल्जेब्राइक मेथड है ये, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन विच फॉर मैनी रीजन्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। और बहुत काम का चीज़ है ये, आगे भी आप समझोगे। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 ऑरेंज है और 3 एप्पल हैं, तो ये 5 ऑरेंज है और 3 एप्पल हैं, और इन दोनों के दाम जो है वो 35 रुपये है, 35 रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज और 4 एप्पल इज़ 28 रुपीज़। तो अब हमें बताना है कि भाई एक एप्पल और एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। दो इक्वेशन बन जाएंगी, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 जो है। अब पहला काम जो है इसमें 35 को लेफ़्ट से राइट में खिसकाना है, और लेफ़्ट में तो ये पॉजिटिव था तो राइट में आके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 इन इक्वेशन 2/3। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि 4 3 से 12 हो जाता है ना, और 12 12 सेम हो जाएगा, जैसे एलिमिनेशन में करते आए हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन को, जैसा कि हम एलिमिनेशन में करते आए हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, देखो देख रहे हो आंसर, ये कर नहीं रहे हैं। ऊपर देखो, यहाँ देखो,
ये चाहते तो ना यहीं पे इसको कर देते, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 ऐसा करके कुछ, है ना। फिर 20 में से 6 गया, 12 कितना होता है, 14 होता है ना। तो ऐसे ऐसे करके कर सकते थे, मगर वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे आ रही है, समझना कैसे आ रही है। ठीक है, 3 -28 -4 -35 5 4 2 3, है ना। तो एक चीज़ समझ में आ गई, देख रहे हो इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले देखो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा रटने ही होंगे, हम बना भी सकते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बना के दिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कि अगर दो इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स बी वाई और सी, और ए मतलब A1 A2 ऐसे करके, है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो, और इसमें A1 B1 इन सब की वैल्यू अगर ये सब है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये तुम्हें याद करने वाली चीज़ आ गई, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता, है ना। करना हुआ क्या, देख रहे हो, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे याद करो, 12 21 12 21, फिर BC AB ठीक है। और x की वैल्यू तो इस तरह से आ गई, y की वैल्यू 12 21 CA AB। एक चीज़ समझ में आई, डिनोमिनेटर सेम है। याद करने का तरीका बताया मैंने अभी आपको, है ना, कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 12 21 AB है ना डिनोमिनेटर में, मगर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। x निकालना है तो BC करना पड़ेगा, y निकालना है तो CA करना पड़ेगा। और जैसे ही हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे x और y दोनों की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, जो कि 4 रुपये और 5 रुपये है ना। मतलब संतरे सस्ते हैं, है ना, 1 रुपये सेब महंगा थोड़ा। और ऐसे चेक भी कर सकते हैं। समझ में आया कैसा मेथड था ये। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार स्टेप 1 देखो, इक्वेशन बनाई और सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है। ज़ीरो रहना चाहिए राइट हैंड साइड में। ऐसा मत सोचना राइट हैंड साइड में 35 है तो हम उसको कहीं और कर मतलब भूल जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। और स्टेप 2 देखो, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि तुम्हें पता है एक्स वाई को कॉमन लेके, और उसके बाद एक्स की वैल्यू हम देखो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा दिक्कत हो रही है तो। एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी इसको क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे आया। देखो यहाँ पे B2 A1 माइनस B1 A2 है ना एक्स के साथ, तो वही रहा इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1। यानी आप देख रहे हो एक्स, और हमने वाई को भूल गए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू इस तरह से आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि वाई के साथ में जो लिखा है ना B2 B1 माइनस B1 B2, उससे तो ज़ीरो हो गया वाई। ऐसे समझो ना, B2 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कुछ भी। अब 2 + 5 सॉरी 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। अब ये दोनों 10 में से 10 गया तो ज़ीरो तो आएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा वाई गायब हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट फार्मूला, ठीक है। फार्मूला याद रखना, कैसे याद रखोगे, 1 2 2 1 1 2 2 1, एक्स के लिए BC और नीचे AB वाई के लिए CA नीचे AB। अब केस वन देखो, अगर हमारा देखो A1 B2 माइनस A2 B1 ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो इस केस में A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, और इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। कुछ याद आया, यूनिक सॉल्यूशन की यही तो कंडीशन होती थी, ठीक है। केस 2 कह रहे हैं कि मान लो कि A1B2 माइनस A2B1 जो है ज़ीरो है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू K। तो A1 जो हो गया वो KA2 हो गया, B1 जो हो गया KB2 हो गया। और जब हमने ऐसा कुछ करा ना, तो हमारी इक्वेशन देखो किस तरह से हो गई। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन 7 and 2 कैन बोथ बी सेटिस्फाइड ओनली इफ C1 इक्वल टू KC2, दैट इज C1/C2 इक्वल टू K।
देखो कुछ कुछ याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे पता है किस केस की बात हो रही है, या तो लाइनें पैरेलल होंगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल लाइन होती है तो ज़ीरो सॉल्यूशन होता है, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, सी पे करता है। अगर C1 के C2 होगा तभी अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी और ज़ीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो लिखा है ना, इफ़ C1 इक्वल टू KC2 एनी सॉल्यूशन इक्वेशन 2 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड वाइस वर्सा। सो इफ़ A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 equal to K, then there are infinite many solutions of the pair or linear equation given by 1 and 2। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने टेबल में भी सीखा था, पार्ट 1 देख लेना अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, दोबारा से देख लेना। ठीक है, अगर नहीं आया तो वहाँ मैंने समझाया था बढ़िया से। इफ़ C1 इक्वल टू KC2, सॉरी नॉट इक्वल टू लिखा है, अगर ऐसा नहीं है ना तो इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी समझने में। तुम इसको विजुअलाइज़ करो ना, मैंने तुम्हें पार्ट 1 तुमने बढ़िया से देखा हो तो मैंने तुम्हें बताया था यार इसमें कि किस तरह से दो लकड़ियों को है ना, मैंने उससे ज्योमेट्रिकली बताया था कि या तो एक जगह कट करेगी, या एक के ऊपर एक रख दी जाएगी, या पैरेलल होगी कभी कट नहीं करेगी, है ना। तो वो वाला चीज़ समझना। तो देखो ये तीनों केस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ ये देखो, नोट दैट यू कैन राइट द सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 5 and 6 इन फॉर्म दिस। हाँ देखो कितनी अच्छी फॉर्म है ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखो एक्स के नीचे लिख दो BC, अच्छा माइनस लगाना मत भूलना बस तीनों के नीचे। वाई के नीचे लिख दो CA, 1 के नीचे लिख दो AB, BC, CA, AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, है ना। 12 21 ऐसे करके याद रखना। और एक बार ये चीज़ तुम्हें याद हो गई, सोचो कितना आसान है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन रिमेंबरिंग, देखो यहाँ पे भी लिखा है, इन रिमेंबरिंग द अबव रिजल्ट द फॉलोइंग डायग्राम में हेल्पफुल। देखो NCERT ने तो बहुत ही वैसे समझाया है, ठीक है, लॉजिकली बताया है कि तुम क्या करो, कॉपी पेन ले लो और X Y और 1 लिख दो कॉपी पे, फिर लिख दो BCAB, फिर लिख दो BCAB, फिर 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे लिख दिया, फिर क्रॉस करते जाओ, है ना। ये तरीके से सीख लो, या फिर जो मैंने अभी तुम्हें बताया, याद रखना है बस इसको। ठीक है, और NCERT ने बताया तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे याद रखें, है ना। तो स्टेप 1 क्या है, इक्वेशन बनाओ, फिर इस डायग्राम का हेल्प लो, यानी फार्मूला याद रखो, साफ सीधी बात। फिर एक्स और वाई निकाल दो। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखते हैं अभी यूज़ होगा तो आगे आगे तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी, डायरेक्ट फार्मूला लगा के फटाफट। ये आसान है वैसे, मतलब तुम एलिमिनेशन से बेटर कहेंगे इसको। आगे देखो एग्जाम्पल 14 देखते हैं। फ्रॉम अ बस स्टैंडिंग इन बैंगलोर। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक बस है जो बेंगलोर में है। इफ़ वी बाय 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज़ 46। ठीक है, वही है संतरे सेब वाला काम, बस यहाँ पे टिकट को बदल दिया है और रुपए को बदल दिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ 2 टिकट लिए हमने मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट लिए हमने यशवंतपुर के लिए, 46 रुपये आ गए। और ऐसे ही 3 टिकट ली मलेश्वरम के लिए और 5 टिकट ली यशवंतपुर के लिए, तो 74 रुपये आ गए। इक्वेशन बना दो फटाफट से और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा दो। ठीक है, तो दिखाना ही पड़ जाएगा, इससे तुम्हें याद रहेगा। देखिए कैसे याद रखना है इसको, XY1 लिखना है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए A1 A2 है क्या। A1 क्या होगा, जो X के आगे होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन में X के आगे होगा, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है। अच्छा A1 नहीं था, वो B1 था। B1 C1 A1 B1, है ना। B1 C1 A1 B1 ऐसे चलेगा।
तो वही करा, B1 C1 A1 B1 लिखा। 3 क्या है, B जो है ना, B1 है। 2x + 3y है तो 3 आगे दिख रहा है, वैसे करके। और ऐसे ही क्रॉस कर देना, फिर मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिख देना। तो इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे। सही समझ में आ रहा है? देखो क्या हुआ यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई हुआ -74 से, और फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ -46 से। अब देखो ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई हुआ -74 से, देन के बगल में देखना है ना ये चीज़, और 5 मल्टीप्लाई हुआ -46 से। तो इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू आ गई 8 और 10। समझ में आता है ना? तो यानी 8 रुपये लगे उसको, 8 रुपये की टिकट थी और 10 रुपये की टिकट थी, है ना, महेश्वरम और यशवंतपुर के लिए। देखो ये लिखना ज़रूरी है। अब तुम क्या करोगे पेपर में, बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम करोगे। बच्चे क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर आंसर हो जाता है उनका। आंसर तो वो पूछ रहे हैं टिकट कितने की थी, वो x और y थोड़ी पूछ रहे हैं। x और y तो तुमने खुद बनाया है, ठीक है। तो आंसर लिखा करो कि भाई टिकट जो थी वो 8 रुपये की थी मलेश्वरम के लिए, और यशवंतपुर के लिए 10 रुपये की थी, ठीक है। ऐसे ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। जैसे पूछेंगे कि सोनू और उसके पापा की एज कितनी है, तो लास्ट में लिखना सोनू की एज इतनी है और उसके पापा की इतनी है, ये नहीं कि x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अक्सर आधे नंबर कट जाते हैं, मगर टीचर को पता होगा, या तुम जानबूझ के नहीं करोगे ना तो बच जाओगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगेन ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, p की क्या वैल्यू रखूँ कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। अब तुम्हें कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर याद हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, है ना। ऐसा कब होगा, जैसे लिखा भी हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, मैंने देखा नहीं था इसमें, मैं कहीं सामने ही देख रहा था। तो 4/2 बराबर नहीं बराबर होना चाहिए p/2 के, यानी p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए बस। तो सारी वैल्यूज़ 4 के सिवाय दिखा है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब बच्चे सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ। बच्चे सोचेंगे मान लो अगर 4 हो गई तो क्या करें, तो वही 4 हो गई, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। अब ये डिपेंड करता है c1/c2 पे, कि इसका नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर c1/c2 भी बराबर निकला तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, और अगर नहीं निकला तो नो सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। मैं काफ़ी बार सेम चीज़ बोल चुका हूँ, मगर इस बार समझाया, मतलब एग्जांपल के साथ बताया तो फिर ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल 16 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर हैव इनफाइन। अच्छा, अब इनफाइनाइट के लिए क्या करें, सब सारे बराबर होने चाहिए, ठीक है, सारे रेशियो बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये करके देखा तो हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अच्छा नहीं आई, एक तरह से k से k कट रहा था। देखो ऐसा केस होता है ना जब कि 6 के बराबर k² हो जाता है, तुम ऐसे नहीं मत कहना कि k की वैल्यू 6 आ गई, k से k काट दिया 6 हो गया, नहीं कर सकते। देखो 0 भी एक ऑप्शन है, मान लो k की वैल्यू 0 होती तो 0 बराबर 0 हो जाता ना, तो उसको मत भूलना कभी। तो इसके 2 वैल्यू आ गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इज 6। फॉर दिस वैल्यू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आंसर लास्ट में सिर्फ 6 लिखा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब इक्वेशन में 0 डाल के देखा ना तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हें कैसे बताएं, एक मिनट सोचने दो। हाँ, तुम कोई जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ने गए हो, ठीक है, मैं छत में हूँ तो मेरे को यही याद आ रहा है। तुलसी के पत्ते तोड़ने छत में आए हो और अचानक से किसी और का पत्ता आ जाता है, तो देखो पत्ता तो तुमने तोड़ दिया है। अब वो तो घर जाके नीचे जाके घर पे जाके पता चलेगा कि जो तुमने पत्ता तोड़ा है वो काम का है कि नहीं, है ना। तो वैसा ही कुछ है हमारा के। अब के 0 तो तुम्हें पता चल गया है, मगर जैसे ही इक्वेशन में डाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ज़रूरत ही नहीं है घर पे ऐसे पत्ते की, तो उस पत्ते को हटा देंगे, ठीक है। तो k = 6 ही बचा आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज आ गई 3.5 करके देखना, ठीक है। ट्राई एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल करना। अगर एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ना तो एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतनी आसान होती है,
मगर जो है तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है भाई, तुम देख के समझ सकते हो। इसमें काफ़ी वो हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सबको डिस्कस करेंगे हम बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे। इस सेशन में वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर ऑफ इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नाउ एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू सम एग्जांपल्स। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा है, ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि ज़रा रुकना। हाँ, तो ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि तुम एक बच्चे को, तुम्हारे स्कूल का बच्चा इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि उसने स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी, तो हम क्या करेंगे, उसको स्कूल की ड्रेस पहना देंगे ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ। देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखो एग्जांपल 17 का पहले दो इक्वेशन देखो, एक्स और वाई नीचे नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, है ना। तो इससे देखने से तो नहीं लग रहा कि ये लीनियर इक्वेशन है ना। लग नहीं रहा कि हमारे स्कूल का बच्चा है। और जैसे इसने हमारे स्कूल के कपड़े पहन लिए कि हाँ भाई ये तो केवी का बच्चा था, ठीक है, या ये कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई सा भी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको स्कूल के कपड़े पहनाएंगे, यानी हम उसको लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 1/x और 1/y है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1/x को p ले लेते हैं, 1/y को q ले लेते हैं। इससे क्या हुआ, इक्वेशन अलग फॉर्म में बदल गई। 2p + 3q = 30। अब लग रहा है लीनियर है ना। पहले लीनियर नहीं लग रहा था। डिनोमिनेटर में एक्स और वाई होते हैं तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। पहली बात तो इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं आता वो, ठीक है। मगर यहाँ हम ले आए, उसको बना दिया हमने। कैसे, पी और क्यू करके। अब इससे क्या होगा, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के मेथड बताओ कितने सारे हैं, बोलो। ज्योमेट्री, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उनमें से इन चारों में से कोई सा भी मना है कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ज़्यादा आसान होता है अगर तुम्हें फॉर्मूला रटा हुआ है तो, है ना। वो 12 21 वाला, है ना, उससे भी फटाफट आ जाता है। तो जैसे ही पी और क्यू की वैल्यू आएगी हम इसमें पुट कर देंगे। अब बताओ, यहाँ पे पी 1/x = 2 है तो x क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे पता चला, x वहाँ पे डिवाइड पे है तो यहाँ के मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे तो नीचे जाके डिवाइड पे हो जाएगा, है ना। ऐसी y की वैल्यू देख रहे हो, क्या आंसर आ गए, x की वैल्यू हाफ आ गई, 1/2 आ गई, और y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो ये इक्वेशन कोई लीनियर इक्वेशन थी नहीं, मगर हमने आंसर फिर भी निकाल दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब एग्जांपल 18 देखो। यहाँ पे थोड़ा और एक स्टेप और आगे बढ़ गए। ये कह रहे हैं x-1 है नीचे। अब क्या करें, हम इसको भी p ले लेते हैं भाई, और उसको q ले लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। 5p + q = 2, 6p - 3q = 1। इसको सॉल्व करो, आंसर आया। अब हम यहाँ पे पता लगा लेंगे कि x-1 = 3 है, यानी x की वैल्यू 4 हो गई, और y-2 = 3 है, यानी y की वैल्यू 5 हो गई, है ना। वेरीफाई भी कर लेना। वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर तुमने प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दी हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई दोनों आंसर गलत आ रहे हैं, यानी गड़बड़ हो गई कहीं। एग्जाम्पल 19 देखो। हाँ चलो भाई, ये क्वेश्चन बुक में, मतलब पेपर में रखा हुआ होता है पहले से तुम्हारे लिए, ठीक है। ये रखा पड़ा मिलेगा। तो करना क्या होगा इसमें, काफ़ी अच्छा है, विजुअलाइज करो, ठीक है। दिमाग में सोचो किस तरह का सवाल है ये। अ बोट गोज़ डाउन 30 किलोमीटर, डाउन नहीं लिखा था। अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। In 13 hour, it can go to 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो यहाँ देख रहे हो, एक नाव है, वो चढ़ाई पे चढ़ रही है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। एक नाव है वो ऊपर, मतलब चढ़ाई पे तो नहीं बोलेंगे,
पानी के बहाव से उल्टा चल रही है, तो एक तरह से चढ़ाई हो गई। जैसे हम वो जाते हैं कहाँ पे, मेट्रो में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक सीढ़ी होती है, हमें जिस पे खड़े होके हम, वो सीढ़ी अपने आप ही ऊपर जाती है, खुद ही ऊपर जाती है ना, ऑटोमेटिक सीढ़ी होती है। अगर हम उस सीढ़ी के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर दें तो एक तरह से हम कहाँ जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं ना, समझो। जब हम किसी गतिमान चीज़ के, है ना, जो स्पीड में जा रही है, कोई एक लहर है, हम लहर को चीर के उसको पार कर रहे हैं, तो मेहनत लग रही है, तो इस मेहनत को अपस्ट्रीम कहते हैं। अब मान लो तुम लहर जिस दिशा में जा रही है, तुम भी वहीं वहीं लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, वहीं स्विम कर रहे हो, स्विम को क्या बोलते हैं, तैर रहे हो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें लहरें भी धक्का दे रही हैं आगे बढ़ने को, तुम भी बढ़ रहे हो। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोलने की बोट जो है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब 10 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर जा पाती है ना। अपस्ट्रीम को ऊपर तो नहीं बोलेंगे हम, ऐसे मान लेना कि लहरों की विपरीत दिशा में, है ना। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन 10 घंटे, ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन 13 घंटे। तो करना क्या है, हमें स्पीड बतानी है। पहली बात तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा वो आ जाएगा, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो वो चीज़ यहाँ लगेगी, 9th से भी पहले पढ़ लिया था वैसे तो हमने, है ना। तो हमें बताना है स्पीड क्या होगी किस किस चीज़ की, एक तो लहरों की क्या गति है, और दूसरा हमारी नाव की क्या गति है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। यही दो चीज़ें तो हमें पता नहीं है ना। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी। मतलब जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहीं पे लहरें भी जा रही हैं, तो दोनों ऐड हो गई। और जब अपस्ट्रीम जाएंगे, यानी हम लहरों के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो x-y हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, वरना तुम लहरों के साथ में नीचे चले जाओगे। और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट केस में व्हेन बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट द टाइम टेकन इन 1 आवर बी t1। तो t1 के लिए 30/x-y होगा, समझ में आ रहा है। और t2 के लिए क्या होगा, 44/x+y, क्योंकि ये दूसरा केस था। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हारे लिए ये इक्वेशन बनाना चुटकियों का काम है। देख रहे हो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लिखा है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, और 44 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और डाउन स्ट्रीम मतलब x+y। तो 44 के नीचे x+y आ गया, समझ में आया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन 1, कि 30 डिवाइड x-y प्लस 44 डिवाइड x+y इक्वल टू 10। तो दूसरी इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। अब हमने क्या करा, इसमें x-y को हमने u ले लिया, और हम देखो u भी लो, p q लो, कुछ भी लो, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखो लीनियर बनाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करा, और u v की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू को पुट करा, x-y इक्वल टू 5, x+y इक्वल टू 5। एक बार और हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा लिया, है ना, एलिमिनेट कर दिया y को, y से y काट दिया, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। समझ रहे हो फिर कितना आसान हो जाता है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जब तक ये लाइन नहीं लिखोगे तुम, तुम्हारा आंसर नहीं माना जाएगा। क्या लाइन लिखनी है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो जब तुम आंसर लिखो दोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग भी बोलेगा कि हाँ सही आंसर है। क्यों, क्योंकि भाई लहरों की गति जो है 3 किलोमीटर पर आवर होती है ना, आम बात है। और हमारी बोट की नाव की स्पीड 8 किलोमीटर यानी 5 ज़्यादा है ना, यानी सही जा रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं कि लहरों की गति तुम 400 किलोमीटर पर आवर कह रहे हो, इतनी तेज़ दौड़ रही है, ऐसा थोड़ी भाई, है ना। तो आंसर जो होगा
वो रीजनेबल होगा, यानी तुम्हें सोच सको कि हाँ भाई इतनी तो लहरें चलती होंगी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 सारी होमवर्क करेंगे तो डिस्कस बाद में। ठीक है। ऑप्शनल भी आ जाती है, ऑप्शनल भी मज़ेदार है बहुत। ठीक है, इस पे भी आएंगे। देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो सबको डील करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थर्ड पार्ट के बाद क्या पता ऑप्शनल के लिए 4 बनाऊँ या उसी में ऐड कर दूँ। ठीक है, वो तुम हम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शनल से दिमाग खुलता है। और देख रहे हो क्या क्या ट्राइंगल वगैरह सब आ गया, मज़ेदार चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, समरी रह गई है, क्वेश्चन आंसर रह गए हैं और ऑप्शनल रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी पार्ट 3 में यानी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम समरी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और हो सके तो ऑप्शनल भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, अगर समय मतलब मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो। ठीक है, अगर समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर अलग से बनाना पड़ेगा, वरना मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक ही बार में सब कवर हो जाए जैसे कि हम करते आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यानी तीसरी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन करना जो आपको यहाँ पे सिखाया गया है, उसका यूज़ करना और एग्जांपल्स को देख के ट्राई करना। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं तुम तुरंत ही हार मान जाओ, तो मतलब नेट से आंसर देख के कर समझो, पहले खुद दिमाग में डालो। ठीक है, पहले खुद हार मानो तब जाके आओ। ऐसा नहीं तुरंत ही हार मान के फिर ख़त्म हो गया है एक तरह से, सारा एग्जाम्पल और थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर और समरी। तो चलो फिर बाय।